नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम बात करेंगे अरहर के दाल की खेती के बारे में। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं इसके परिचय पे। यह एक महत्वपूर्ण फसल है और प्रोटीन का स्रोत है। यह फसल उष्ण और उप उष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण दाल है और अकेली या अनाजों के साथ लगाई जा सकती है। यह नाइट्रोजन को बांध के रखती है। भारत में यह फसल आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। इसके जलवायु की बात करें तो इसका टेम्परेचर मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके मिट्टी की। यह हर प्रकार की ज़मीनों में बोई जा सकती है, पर उपजाऊ और बढ़िया जल निकासी वाली दोमट ज़मीन सबसे बढ़िया है। खारी और पानी खड़ा रहने वाली ज़मीनें इसकी काश्त के लिए बढ़िया नहीं है। यह फसल 6.5 से 7.5 pH मान तक अच्छी उगती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार की। पहली किस्म है AL-15। यह किस्म कम समय वाली किस्म है और 135 दिनों में पकती है। इसकी फलियां गुच्छेदार होती हैं और औसतन पैदावार 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले किस्म की AL-201। यह किस्म जल्दी पकने वाली किस्म है और 140 दिनों में पकती है। इसका तना टहनियों से मजबूत होता है। प्रत्येक फली में 3 से 5 भूरे रंग के बीज होते हैं और औसतन पैदावार 6.2 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब हम बात करते हैं इसके अगले किस्म की PPH-4 के बारे में। यह पंजाब का पहला अरहर का हाइब्रिड है। यह किस्म 145 दिनों में पकती है। पौधे 2.5 मीटर से 3 मीटर लंबे होते हैं। प्रत्येक फली में 5 पीले दाने होते हैं। औसतन पैदावार 7.2 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करते हैं इसके अगले किस्म की AL-882 के बारे में। यह किस्म को अर्ध निर्धारित वृद्धि के साथ जल्दी पकने वाली किस्म होती है। यह किस्म 132 दिनों में तैयार हो जाती है और अगली गेहूं की फसल बोने से काफ़ी समय पहले ही खेत खाली हो जाता है। इसके पौधे सुगठित होते हैं और 1.6 से 1.8 मीटर तक ही लंबे होते हैं। फलियां पौधे के शीर्ष पास विभिन्न और बिखरे हुए गुच्छों पर लगती हैं। फलियां प्रचुर मात्रा में लगती हैं। इसके साथ प्रत्येक फली में 3 से 5 मध्यम आकार वाले पीले भूरे रंग के बीज होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 5.4 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करते हैं इसके अगले किस्म की PAU-881 की। यह किस्म अनिश्चित वृद्धि के साथ जल्दी पकने वाली किस्म है। यह किस्म 132 दिनों में तैयार हो जाती है और अगली गेहूं की फसल बोने के लिए पर्याप्त समय में खेत खाली कर देती है। इसके पौधों की लंबाई लगभग 2 मीटर तक होती है। फलियां प्रचुर मात्रा में होती हैं। प्रत्येक फली में लगभग 3 से 5 पीले भूरे मध्यम आकार के बीज होते हैं और इसकी औसतन पैदावार 5.1 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे राज्यों की किस्मों के बारे में। तो दूसरे राज्य की पहली किस्म है IPA-206 के बारे में। यह एक लंबी अवधि की किस्म होने के साथ सूखा रोग के लिए प्रतिरोधी है। इसके बीज मध्यम आकार के, अंडाकार और ऊपर से बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 10 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। यह किस्म उत्तर प्रदेश के लिए अनुकूल किस्म है। अब हम बात करते हैं अगले किस्म की IPA-203 के बारे में। यह किस्म स्टेरिलिटी, मोसैक, फूल न बनना और फाइटोपथोरा ब्लाइट रोग को सहने योग्य हैं और इसके बीज बड़े होते हैं और 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ उच्च पैदावार मिलती है।
यह पूर्वोत्तर भारत समतल क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए अनुकूल है। अब बात करते हैं इसके अगले किस्म की UPAS 120 के बारे में। यह किस्म 120 से 125 दिन जल्दी पकने वाली है। यह मध्यम आकार के अर्ध फैलने वाली किस्म है। इसके बीज छोटे और हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसकी औसतन पैदावार 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। यह किस्म स्टेरिलिटी मोसैक रोग की चपेट में आ सकती है। अब हम बात करते हैं इसके अगले किस्म की ICPL 151 जागृति के बारे में। यह 120 से 130 दिनों में काटने के लिए तैयार हो जाती है और इसकी औसतन पैदावार 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब हम बात करेंगे इसके अगले किस्म की पूषा अगेती के बारे में। यह किस्म 150 से 160 दिनों में कटने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब हम बात करते हैं इसके अगले किस्म की पूषा 84 के बारे में। यह मध्यम लंबी होती हैं। यह किस्म 140 से 150 दिनों में कटने के लिए तैयार हो जाती हैं। IPA 203 और IPH 09 हाइब्रिड किस्में हैं। अब हम बात करते हैं इसके ज़मीन की तैयारी की। गहरी जुताई के बाद 2 से 3 बार तवियों से जुताई करें और खेत को सुहागे के साथ समतल करें। यह फसल खड़े पानी को सह नहीं सकती, इसलिए खेत में पानी खड़े रहने से रोकें। फसली चक्र अरहर का गेहूं, जौ, सेंजी या गन्ने के साथ फसली चक्र अपनाएं। फसली चक्र का अर्थ होता है कि अरहर के दाल के साथ आप गेहूं भी बो सकते हैं, जौ भी बो सकते हैं, सेंजी भी बो सकते हैं या उसके साथ आप गन्ने भी बो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके आगे बिजाई की। बिजाई का समय मई के दूसरे पखवाड़े में की गई बिजाई अधिक पैदावार देती है। यदि यही फसल देरी से लगाई जाए तो पैदावार कम देती है। इसके फासले की बात करेंगे। बिजाई के लिए 50 सेंटीमीटर कतारों में 25 सेंटीमीटर पौधों में फासला रखें। अब हम बात करेंगे इसके बिजाई की गहराई की। बीज सीड ड्रिल से बीजे जाते हैं और इनकी गहराई 7 से 10 होती है। इसके बिजाई के ढंग, बीज छींटे से भी बीजा जा सकता है, पर बिजाई वाली मशीन से की गई बिजाई ज़्यादा पैदावार देती है। अब हम बात करेंगे इसके बीज की। बीज की मात्रा अधिक पैदावार के लिए 6 किलो प्रति एकड़ बीजों का प्रयोग करें। इनके बीजों का उपचार, बिजाई के लिए मोटे बीज चुनें और उन्हें कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ उपचार करें। रसायन के बाद बीज को ट्राइकोडर्मा वेराइड 4 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ उपचार करें। फंगसनाशी दवाई कार्बेंडाजिम 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के साथ, थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ। अब हम बात करेंगे इसके खाद की। खादें किलोग्राम प्रति एकड़ में यूरिया 13 किलोग्राम प्रति एकड़, DAP और SSP। DAP 35 किलोग्राम प्रति एकड़ में पड़ेगी और SSP 100 किलोग्राम प्रति एकड़ में, और MOP की बात करें तो वो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ में पड़ेगी। अब बात करते हैं इसके तत्व की किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। नाइट्रोजन 6 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 16 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास 12 किलोग्राम प्रति एकड़। नाइट्रोजन 6 किलो, 13 किलो यूरिया, फास्फोरस 16 किलो, 100 किलो SSP और पोटास 12 किलो। 20 किलो MOP की मात्रा प्रति एकड़ में प्रयोग करें। यह सारी खादें बिजाई के समय आवश्यकता अनुसार डालें। मिट्टी की जांच के आधार पर खादों का प्रयोग करें। यदि मिट्टी में पोटेशियम की कमी लगे तो पोटास का प्रयोग करें। यदि DAP का प्रयोग किया है तो नाइट्रोजन का प्रयोग न करें। अब हम बात करते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण के बारे में। रसायनों के नदीनों की रोकथाम। बिजाई से 3 सप्ताह बाद पहली और 6 सप्ताह बाद दूसरी गुड़ाई करें। नदीनों के लिए पेंडिमेथालिन 2 लीटर प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में बिजाई से 2 दिन बाद डालें। अब हम बात करेंगे इसके सिंचाई की। बिजाई से 3 से 4 सप्ताह बाद पहली सिंचाई करें और बाकी की सिंचाई वर्षा के अनुसार करें।
फूल निकलने और फलियां बनने के समय सिंचाई बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पानी देने से भी पौधे की वृद्धि ज़्यादा होती है और झुलस रोग भी ज़्यादा आता है। आधे सितंबर के बाद सिंचाई न करें। अब हम बात करेंगे पौधों की देखभाल और उनमें हानिकारक कीट और उनके रोकथाम की। पहली कीट है ब्लिस्टर बीटल। इसे फूलों का टिड्डा भी कहा जाता है, जो कि फूलों को खाता है और फलियों की मात्रा को कम करता है। जवान कीड़े काले रंग के होते हैं, जिनके अगले पंख पर लाल धारियाँ होती हैं। इसको रोकने के लिए डेल्टामेथ्रिन 2.8 EC 200 मिलीलीटर या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ में 100 से 125 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। छिड़काव शाम के समय करें और 10 दिनों के फासले पर करें। अब बात करेंगे इसके अगले कीट की, फली छेदक। यह एक महत्वपूर्ण कीड़ा है जो कि 75% तक पैदावार को कम कर देता है। यह पत्तों, फूलों और फलियों को खाता है। फलियों के ऊपर गोल आकार में छेद हो जाते हैं। खेत में हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा के लिए फेरोमोन पिंजरे लगाएं। यदि नुकसान कम हो तो कीड़ों को हाथों से भी मारा जा सकता है। शुरुआत में HNPV या नीम एक्सट्रैक्टर 50 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। यदि इसका नुकसान दिखे तो फसल को इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 200 मिलीलीटर या स्पिनोसाइड 45 SC 60 मिलीलीटर प्रति 100 से 125 लीटर पानी का छिड़काव शाम के समय करें। अब बात करेंगे इसके अगले बीमारी और रोकथाम की, पत्तों पर धब्बे। पत्तों के ऊपर हल्के और गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा बीमारी होने पर यह पेटियोल और तने पर हमला करती हैं। इसको रोकने के लिए बीज बीमारी मुक्त हो और बीज को थीरम 3 ग्राम प्रति किलो के साथ उपचार करें। अब हम बात करते हैं इसके अगले रोग की, जिसका नाम है मुरझाना। यह बीमारी पैदावार को कम करती है। यह शुरू में और पकने वाली फसल को नुकसान करती है। शुरू में पत्ते गिर जाते हैं और हल्के हरे हो जाते हैं और बाद में पत्ते पीले पड़ जाते हैं। इस बीमारी की प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। हमले की शुरुआत में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 200 किलोग्राम रूढ़ी की खाद में मिलाकर 3 दिनों तक रखें और प्रभावित भाग में डालें। यदि खेत में बीमारी का हमला अधिक हो जाए तो 300 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल को 200 लीटर पानी में डालकर प्रति एकड़ पर छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं इसके अगले रोग की, कैंकर। यह बहुत सारी फंगस के कारण होती है। इसमें तने और टहनियों के ऊपर धब्बे बन जाते हैं और जख्मी हिस्से टूट जाते हैं। फसली चक्र अपनाएं और बहुत ज़्यादा नुकसान की हालत में मैनकोजेब 75 WP 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें। अब बात करते हैं इसके अगले रोग की, फूल न बनना। यह बीमारी इरियोफाइड कीट के साथ होती है। इसके हमले से फूल नहीं बनते हैं और पत्ते हल्के रंग के हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए फेनाजाक्विन 10% EC 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अब बात करते हैं इसके अगले रोग की, फाइटोपथोरा स्टेम ब्लाइट की। यह बीमारी शुरुआत में आती है और पत्ते मर जाते हैं। तने के ऊपर भूरे, गोल और बेरंग धब्बे पड़ जाते हैं और पत्ता जला हुआ लगता है। इसको रोकने के लिए मेटालेक्सिकल 8% प्लस मैनकोजेब 64% 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं फसल की कटाई की। सब्जियों के लिए उगाई गई फसल पत्तों और फलियों के हरे होने पर काटी जाती हैं और दानों वाली फसल को 75 से 80% फलियां के सूखने पर काटा जाता है। कटाई में देरी होने पर बीज खराब हो जाते हैं। कटाई हाथों और मशीनों द्वारा की जा सकती है। कटाई के बाद पौधों को सूखने के लिए सीधे रखें। गुहाई करके दाने अलग किए जाते हैं और आमतौर पर
डंडे से कूटकर गुहाई की जाती है। इसकी कटाई के बाद कटाई की हुई फसल पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए और फसल को संभाल कर रखने के समय प्लस बीटल से बचाएं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।